हेलो बच्चों, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं नीट वगैरह की, उनके लिए हमारा वीडियो है। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बल, फोर्स। तो हमारा आज का टॉपिक फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, बल के बारे में। तो देखिए, प्रकृति के अंदर जो मूल बल होते हैं, कौन से मूल बल, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो प्रकृति के अंदर हम बात करें कौन से बलों की? मूल बल। तो मूल बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है आपका पहला गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। और इस बल को परबल बल भी कहते हैं। कौन सा बल? परबल बल। चौथा है दुर्बल बल। आपका दुर्बल बल, ये भी एक प्रकार का नाभिकीय बल ही होता है। तो 4 बल है। मूल बल कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल, दुर्बल बल। आपका आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जो हमारा आज का लेक्चर है तो उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, इसके गुणों के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिसने ज्ञान दिया था, जिसने बताया था, वो कौन था? न्यूटन। सभी जानते होंगे न्यूटन के बारे में, काफ़ी फेमस है। तो किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उसने बताया कि कोई भी प्रकृति के अंदर कोई भी द्रव्य कण होता है, वो हर दूसरे द्रव्य कण के ऊपर क्या लगाता है? एक बल लगाता है। तो यहाँ पर जो उसने बताया, कैसे बताया, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉर्मली देखिए, मान लो कि 2 पिंड हैं। क्या है? 2 पिंड। आपका इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m1 है और इसका द्रव्यमान कितना है? m2। इसका केंद्र हमने मान लिया O और इसका केंद्र हमने मान लिया O डैश। और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r के इक्वल। अब ये याद रखना कि बल जब भी लगेगा तो कम से कम 2 वस्तुएं होनी जरूरी हैं। अकेला बल कभी भी कार्य नहीं करता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 पिंड हमने मान लिए, 2 वस्तुएं, एक का द्रव्यमान m1 और एक का m2। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया वो द्रव्य कणों के लिए दिया गया आपका। तो क्या कहा गया? जो न्यूटन ने कहा कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। तो जो बल F है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि m1 m2 का जो गुणनफल है उसके समानुपाती। और इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको एक साथ लिखा गया तो ये आया F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो एक नियतांक आया, जिसको क्या लिखा गया? उसको लिखा गया कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दिया गया। अब यहाँ पर जो कैपिटल G है वो क्या है? तो कैपिटल G के बारे में जिसने बताया, न्यूटन ने नहीं बताया कैपिटल G के बारे में। कैपिटल G के बारे में किसने बताया? कैपिटल G के बारे में बताया कैवेंडिश ने, वैज्ञानिक कैवेंडिश ने। किसने बताया? कैवेंडिश ने आपका। और इस कैपिटल G को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या नाम दिया गया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ सार्वत्रिक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सार्वत्रिक का मीन्स ये हुआ कि यूनिवर्स में हम कहीं पर भी चले जाएं, चाहे गहराई में चले जाएं, किसी पानी में चले जाएं, आसमान में कहीं पर भी चले जाएं, G के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके मान में? G के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद में जो कैवेंडिश ने प्रयोग किया, उस प्रयोग में G की वैल्यू बताई गई।
किसने बताई? कैवेंडिश ने। क्या बताई? इसकी वैल्यू बताई 6.56 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये उसने बताया अपने प्रयोग में। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे और चलते गए, और अब जो आपकी जी की वैल्यू यूज ली जाती है वो ये वैल्यू यूज नहीं ली जाती, ये उसके प्रयोग में बताया गया था। अब जो जी की वैल्यू यूज ली जाती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका। तो ये तो उसने अपने प्रयोग में बताई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका परिवर्तन होता गया और जी के मान में अब जो आपका जी का मान है वो ये लिया जाता है। तो ये मान उसका प्रयोग था, अब हम यूज नहीं करते, यूज इस वैल्यू का हम करते हैं आपका जी का मान आपका, जो कि हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा आपका। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम इसके गुणों के बारे में, इनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ साइड में, हमें बार बार इसकी आवश्यकता होगी बल की। तो बल का सूत्र है आपका F = G(m1m2)/r²। ये आपका। अब हम जानते हैं बल एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो पहला पॉइंट देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस बल की प्रकृति कैसी होगी? क्या होगी? प्रकृति आपकी। जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस बल की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो केवल और केवल एक ही प्रकृति होती है इसकी। कैसी प्रकृति? आकर्षण प्रकृति। कैसी प्रकृति? आकर्षण प्रकृति का ये बल होता है, यानी कि वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित कभी भी नहीं करेगा। तो इसकी जो प्रकृति है वो केवल और केवल कौन सी प्रकृति है? आकर्षण प्रकृति है इसकी। कौन सी? आकर्षण। ये इसका एक गुण है इंपॉर्टेंट, कि इसकी जो प्रकृति आपको पूछ ली जाए तो कैसी होगी? आकर्षण प्रकृति होगी आपकी। अब देखिए दूसरा, कि इस वस्तु के कारण इसके ऊपर बल लगेगा और इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा। तो मैं इसको मान, ये 1m1 है तो इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ। तो ये वस्तु इसके ऊपर बल लगा ली तो ये अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित। यानी कि इस बल की दिशा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं F21, यानी कि दूसरी वस्तु के ऊपर पहली वस्तु के कारण फोर्स। ऐसे ये वस्तु भी इसके ऊपर फोर्स करेगी, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी F12 आपकी। वेक्टर साइन इससे सदिश रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस बल और इस बल की दिशा क्या है? ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि जो दोनों बल हैं F12 = F21, ये हमने लिखा। दोनों बल एक दूसरे के कौन सी दिशा में? वीपी दिशा में। तो वीपी दिशा के लिए माइनस चिन्ह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो हम पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा ट्रिक सही है, यहाँ पर प्लस भी दे सकता है या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है। तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे सदिश रूप में आपका, कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस आपका। तो ये बता रहा है कि दिशा इनकी क्या है? विपरीत। अब देखिए ये तो दिशा के रूप में, परिमाण के रूप में लिखे हम। किसके रूप में? परिमाण के रूप में। तो परिमाण के रूप में F12 का परिमाण, ये जो हमने लगाया ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी F21 आपका, और परिमाण में नेगेटिव साइन यूज नहीं होता, तो यहाँ पर माइनस का भी क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाएगा। तो परिमाण में दोनों बल, परिमाण में दोनों बल क्या होंगे? बराबर होते हैं। परिमाण में दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब दिशा की बात आती है तो दिशा में दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दिशा में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। लेकिन जब परिमाण में पूछा जाए कि इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो क्या है, तो दोनों ही बलों का परिमाण बराबर है। जैसे मान लो कि ये 4 न्यूटन का बल लगा रही है और ये भी 4 न्यूटन का बल लगा रही है आपकी, यानी कि यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 के इक्वल आपका। तो इस प्रकार से परिमाण इनका क्या होगा? बराबर होगा आपका। और आगे देखिए, अब आपका प्रकृति पढ़ी हमने, इसकी दिशा के बारे में हमने देखा। आगे और क्या है अब इसमें देखिए, अब जो हम दूरी लेते हैं, ध्यान रखना, जो हम
ये जो दूरी ले रहे हैं, जो r दूरी ले रहे हैं, वो हमेशा इनके केंद्रों के बीच ली जाती है। ऐसा नहीं है कि ये आपका एक द्रव्यमान, ये एक हो गया, ये m1, ये m2 और दूरी यहाँ से यहाँ तक हमने ले ली ये। तो इस अवस्था में यदि हम ऐसा लिखते हैं Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये आपका गलत होगा। तो यहाँ से जो दूरी हम ले रहे हैं वो दूरी कहाँ से होनी चाहिए, इनके केंद्रों के बीच से होनी चाहिए, आपकी यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये जो दूरी ली जाती है वो इनके केंद्रों के बीच से ली जाती है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट आपका। और देखिए अब आपका, देखिए ये जो बल है ये इसके केंद्र की ओर, इधर इसका तीर का निशान है वो केंद्र की ओर है, ऐसे ही इस बल की दिशा भी इसके केंद्र की ओर है। यानी कि जो बल इनमें लगा वो किधर लगा, वो दोनों ही पिंडों के केंद्र की ओर लगा। किधर लगा, केंद्र की ओर लगा। इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है, एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है, क्योंकि ये जो बल है वो हमेशा केवल और केवल किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगता है। इसके कारण इसके केंद्र की ओर और इसके कारण इसके केंद्र की ओर लगेगा आपका। तो कैसा बल हो गया, केंद्रीय बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, केंद्रीय बल आपका। अब और हम बात करें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है या नहीं करता है। ठीक, और माध्यम का मीन्स ये हो गया, जैसे एक तो हम हवा में उसका मान निकाल लें और एक उसी सिस्टम को हम कहाँ ले गए आपका, हम ले गए उसको पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि ये एक द्रव्यमान m1 और ये m2 और इनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r, ये हमने कहाँ रखा हुआ है, हवा के अंदर। तो इस सिस्टम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसी सिस्टम को मैं यहाँ पर मान लूँ कि दूरी सेम है, दूरी दोनों की बराबर है केंद्रों के बीच की, द्रव्यमान भी दोनों वस्तुओं का वही है जो इन दोनों का है। अब इसको हमने कहाँ रख दिया, जल के अंदर रख दिया। यानी कि पहले माध्यम हवा थी, अब जल है। तो बल का मान कितना होगा, ये हवा के लिए और जल के लिए कितना होगा, तो जल के लिए होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि F हवा के लिए और F जल के लिए दोनों ही बल क्या हो गए, बराबर। तो यानी कि यदि इनके द्रव्यमान भी समान हो, दूरी भी बराबर हो, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करें, तो जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो यानी कि जो आपका बल है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर निर्भर नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता आपका। ठीक है, यानी कि माध्यम बदल देंगे तो इसके बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। और आगे देखिए आपका, ये केंद्रीय बल हमने पढ़ा आपका। अब और आगे बात करें तो यहां से देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जी का मान तो नियत है जो बदल नहीं सकता आपका। यदि m1 m2 का मान बढ़ा दे हम तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। और यदि दूरी का मान हम बढ़ा देंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि जो बल F है वो पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर है और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसके ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है। एक उसके बाद में देखिए यहां पर आया F समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और जब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कोई सिस्टम ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं, इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम आपका। तो जो आपका कूलाम बल है वो कौन से नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। कौन से नियम की, व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, ये पालना करता है आपका। ये भी इसका एक गुण है। और आगे देखिए आपका, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये मेन है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, एक संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल क्या होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। हमने कह तो दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है, एक संरक्षी बल है। लेकिन संरक्षी बल के बारे में हमें कैसे पता लगे, तो संरक्षी बल वह बल होता है जो पथ पर, किस पर, पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह केवल
प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। कौन सा? संरक्षी बल। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? आपका संरक्षी बल है। अब कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें? मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम यहां से यहां तक किसी वस्तु को लेके जा रहे हैं, यहां से यहां तक हम लेके गए, तो एक पथ तो ये हो गया, एक यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं इस प्रकार से, ये दूसरा पथ हो गया आपका, और एक इस प्रकार से हम लेकर के जा रहे हैं, ये तीसरा पथ हो गया आपका। तो यहां पर संरक्षी बल का मीन्स हमने अभी पढ़ा कि वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा? पथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर। तो यहां पर यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम लेकर के जाएंगे, तो तीनों ही स्थिति में जो हम कार्य करेंगे, क्या करेंगे? कार्य करेंगे, वो बराबर होगा आपका। क्या होगा? यानी कि मैं यहां से इस पथ से भी जा सकता हूं, यहां से भी जा सकता हूं, यहां से भी, लेकिन तीनों ही स्थिति में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो वो किसके ऊपर निर्भर नहीं है? हमें देखने को मिल रहा है ये सबसे कम दूरी है, ये फिर इससे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है, लेकिन दूरी का यहां पर कोई प्रभाव, यानी कि ये जो पथ है इसके ऊपर निर्भर नहीं। ये केवल किसके ऊपर निर्भर? ये हमें जाना कहां से है? ए से कहां पर? बी पर। तो प्रारंभिक स्थिति ए हो गई और अंतिम स्थिति कौन सी हो गई? बी हो गई आपकी। तो ये जो निर्भर कर रहा है वो किसके ऊपर? ओनली ए और बी, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल आपका। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है? एक संरक्षी बल आपका। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल हुआ? संरक्षी बल हुआ आपका। और अब हम बात करें कि मान लो हमारे पास जो ये बॉडी है, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हम ले रहे हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी r है। अब यदि इन वस्तुओं को हम आवेशित कर दें, अब इनके ऊपर जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना है? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये कहा गया कि इन वस्तुओं को आवेशित कर दिया हमने, यानी कि आवेश दे दिया इनको। तो आवेशित करने के बाद जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान कितना होगा? तो आवेशित करने के बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान आएगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या हुआ? ये मान और ये मान दोनों क्या है? बराबर हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी कि वस्तुओं को हम यदि आवेशित भी कर दें तब भी गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। तो ये भी इसका एक गुण है आपका कि ये किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है, हम कहते हैं कि जैसे दो वस्तुएं हमारे पास, मान लो ये वस्तु और ये वस्तु, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है, जो जी है इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। ये जो वैल्यू है ये दी गई थी प्रयोग में और अब जो यूज करते हैं वो ये, तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, यानी कि कितनी है? 10 की घात -11 के इक्वल आपकी। तो बहुत कम है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उनके द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी कि जो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, जो एक आकर्षण बल है, बहुत ज़्यादा होगा। अब हम बात करें कि जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है आपका। क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, और दोनों वस्तुएं बहुत बड़ी भी हैं आपकी। तो जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करती? उसका कारण क्या है? उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है कि जब आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। कैसे पथ में? वर्ताकार पथ में आपका। और वर्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल। कौन से बल की? अभिकेंद्रीय बल। तो उस अभिकेंद्रीय बल कि जो हमें मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? वो जो अभिकेंद्रीय बल उसके वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक होता है वो हमें प्रदान करता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल आपका। इसीलिए पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षण बल लग रहा है।
लेकिन उसको अपनी ओर आकर्षित, यानी कि वो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमें गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। अब इस बल की जो परास है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बल की परास पूछ ले, यानी कि रेंज कितनी दूरी तक ये लगता है। रेंज का मतलब ये हुआ परास। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है? अनंत। कितनी है? अनंत दूरी तक भी। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है, जिसको हम अनंत मानते हैं, तो उनके बीच में लगता है, तो इसकी परास क्या है? अनंत। अब उसके बाद में एक पॉइंट और है मेन, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दुर्बल बल है। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है आपका कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल आपका। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिस्कशन किया। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था आपका गुरुत्वाकर्षण बल।